हेलो भाई, ये इस साल का सीबीएसई का सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये वैसे तो इजियर में ही है। थर्ड सेट फिर भी थोड़ा हार्ड है। सेकंड वाला तो इजी है। तो पहले क्वेश्चन में क्या रखा है हमें कि वायर को स्ट्रेच कर दिया 100%। और वायर लंबी होगी, भाई खींचेंगे तो लंबी ही होगी वायर। मतलब पहले कोई वायर थी और उसकी कोई लेंथ भी थी, कोई उसका एरिया भी था क्रॉस सेक्शन का, और कोई मटेरियल भी था उसका कुछ ना कुछ। तो अब इन्होंने बोला कि वायर को स्ट्रेच कर दिया और जो नई लेंथ है वायर की, एल डैश कह देते हैं उसको, वो पुरानी लेंथ में 100% ऑफ एल ऐड करके आ रही है। मतलब एल प्लस 100/100 इंटू एल परसेंट को खोलेंगे तो नई लेंथ होगी 2L। लेकिन हमें पता है कि वायर को चाहे स्ट्रेच कर लो चाहे इसको कंप्रेस कर लो, इसकी जो वॉल्यूम होगी, जो इसका मास होगा, जो मटेरियल जितना भी इसमें यूज़ हुआ होगा, वो ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो मतलब अब वायर की लेंथ तो डबल होगी और एरिया इसका जरूर कम हो गया होगा, तभी वॉल्यूम सेम रहेगी। पहले वॉल्यूम थी भाई A/L, और अब नई लेंथ है 2L, और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A डैश। तो वॉल्यूम जो कि अभी भी उतनी ही रहनी चाहिए, वो आएगी A डैश इंटू 2L। और क्योंकि ये वॉल्यूम सेम रखनी है तो मैं लिख सकता हूँ AL=A डैश इंटू 2L। तो A डैश आ गया A/2। तो जब एरिया ए था, लेंथ एल थी, तो रेजिस्टेंस था रो L/A। और अब इन्होंने बोला कि लेंथ डबल कर दो, एरिया हाफ हो गया। तो अब नया रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ रो, नई लेंथ जो कि है 2L बाय नया एरिया जो कि है A/2। तो ये आ गया 4 रो L/A। और रो L/A कुछ नहीं है, आ रही है। तो मेरे पास नया रेजिस्टेंस आ गया 4R। अब हमारे से पूछा है कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, जो कि आएगा नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना। मतलब 4R - R, जो कि आया 3R। और परसेंटेज चेंज आएगा चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100%। तो 3R/R इंटू 100%। तो ये आ गया 300%। तो फर्स्ट का सी आ गया। अभी मेरे पास जो पेपर है इसमें, जिसका भी ये पेपर है, उसने भाई 200% का रखा है, जो कि गलत होगा। सोचने में लगता है शुरू में कि लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, जो कि ठीक है। तब ठीक है जब एरिया पे कोई इफेक्ट ना पड़े, पर एरिया भी यहाँ पे घट जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ये क्लोजली वाउंड सोलेनोइड जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। तो पहले तो मैं ये एक सोलेनोइड ही बना लेता हूँ और इसकी लेंथ मान लेते हैं L। इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैं कह देता हूँ स्मॉल n। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और कैपिटल N को मैं कह देता हूँ टोटल टर्न्स। और इसमें करंट भेज देते हैं I। तो अब हमें पता है कि भाई टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल वो होगा Li, जहाँ पे L सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस भी कह देते हैं। तो टोटल फ्लक्स होगा N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड जो हर टर्न के साथ जुड़ा हुआ है इंटू ए इक्वल टू एल आई। और बी का फॉर्मूला होता है सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई इक्वल टू एल आई। आई से आई कट गया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम निकाल सकते हैं भाई पर यूनिट लेंथ में, मतलब 1 यूनिट लेंथ में एन टर्न है तो 2 यूनिट लेंथ में 2n होंगे, 3 में 3n होंगे, और यहाँ पे मेरे पास लेंथ है l तो l में nl होंगे। तो nl म्यू नॉट एन ए इक्वल टू l, तो ये आ गया म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का। अब हमें बोला है कि a closely wound solenoid of self inductance L is cut into 2 identical solenoids। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, एक जैसे हर चीज में एक जैसे, एरिया में एक जैसे, लेंथ में एक जैसे, नंबर ऑफ टर्न्स में एक जैसे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में एक जैसे, हर चीज में एक जैसे। तो अगर मैं इसको दो छोटे छोटे सोलेनोइड्स में बांट दूं तो दोनों की लेंथ बनेगी L/2 और टोटल टर्न्स पहले n थे तो हाफ इसमें आगे होंगे और हाफ इसमें आगे होंगे। अब इसकी अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देखूं तो L/2 में n/2 है, तो 1 में होंगे वही अपना n/2 बाई L/2, 2 से 2 कट जाएगा n/L, और यही पहले था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो वो भी n/L थी, क्योंकि L लेंथ में n टर्न्स है और 1 में n/L। तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अनअफेक्टेड है, वो पहले भी n था और अब भी n है। अब मैं किसी भी एक का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेता हूँ, उसको मैं L डैश कह देता हूँ। तो L डैश आएगा म्यू नॉट n का स्क्वायर, ऐसे कैसा, एरिया वही है a, पर लेंथ चेंज होगी है, हाफ होगी L/2, तो मेरे पास L डैश आ गया L/2। तो इसका आंसर आ गया A। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये तो काफ़ी इजी है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन्स की डिटरमाइन करेगी करंट इन कंडक्टर। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली, ओनली, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई थर्मल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि थर्मल वेलोसिटी तो रैंडमनेस लाती है, और करंट के लिए हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को भेजना होता है, या एटलीस्ट ड्रिफ्ट कराना होता है। तो विदाउट ड्रिफ्ट प्योरली सारी थर्मल वेलोसिटी है और उससे कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होता। और वैसे भी अगर हमें एक फॉर्मूला याद हो NeAVD, तो इसमें VD है, VT तो कहीं है ही नहीं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। फिर फोर्थ में हमें कह रखा है 2 पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 having charges q1 q2 are projected with same velocity in a region of uniform magnetic field B pointing vertically upwards। तो मतलब कि वेलोसिटी तो सेम है पहली बात तो, और फील्ड भी सेम है दोनों के लिए, दोनों के लिए, पर दोनों के मासेस अलग हैं, और फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स बाहर की ओर आ रहा है। और हमें पता है कि ऐसा करोगे तो सर्कुलर पाथ ही होगा, और बोला कि सर्कुलर पाथ ही डिस्क्राइब कर रहा है वो, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बात ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो एक बात तो पता चलती है कि भाई ये M2 का जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसे कुछ बड़ा सर्कल बनेगा, और M1 का जो सर्कल बनेगा वो छोटा सर्कल बनेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो R1 होगा M1 का रेडियस वो छोटा होगा, और जो R2 होगा M2 का रेडियस वो थोड़ा बड़ा होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि R2 ग्रेटर देन R1, और R1 का फॉर्मूला बनेगा M1 वेलोसिटी सेम है बाय Q1 B ग्रेटर देन R2 का बनेगा M2 V बाय
Q2B, यहाँ लिख देते हैं इसको M1V बाई Q1B, और ये लेस देन है M2V बाई Q2B से, और VB कट गया। और सभी में मैं देखूँ तो M1 ऊपर M2 नीचे है, तो मेरे पास आ गया M1 बाई M2 से बड़ा है Q1 बाई Q2, जो कि C ऑप्शन में, तो इसका C हो जाएगा।